Hello student, today we are going to discuss about that La Nina is delayed and its impact on the Indian weather system. So basically there is a there was expectation that the La Nina events will prevail from the month of the May and June, but it has not started. So student हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे जो ऐसा क्या कारण था जो लालीना जो है लालीना इवेंट है वो डिले हो गया है और इसका इंडियन वेदर सिस्टम पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो लानीना के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो बेसिकली ये अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस का एक पार्ट है, जो एक इवेंट है उसी के अंदर में हम लोग लानीना इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा जो इंडियन मॉनसून के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो ये मंथ ऑफ जून से स्टार्ट होगा, जुलाई से स्टार्ट होगा, बट इट हैज नॉट हैपनिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। सो उसके बारे में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो क्यों ऐसा होता है। जैसे लानीना का इवेंट का एक्सपेक्टेड डेट था जो मई और जून के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये देखिए अगस्त हो गया, तो अब जो नए प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो ये बताया जा रहा है जो अक्टूबर के आसपास से जो लानीना का इवेंट होगा वो प्रिवलेंट होगा। तो हमें इस चीज के बारे में समझना होगा जो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे एक प्रिडिक्शन ये कह रहा है जो लानीना का इवेंट है वो इवेंट होगा वो एंड ऑफ द मॉनसून सीजन होगा, दैट इज इट मींस फ्रॉम द लास्ट अगस्त और फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर इट विल स्टार्ट। सो हमें समझना होगा जो लानीना का इवेंट में इतने सारे जो एक्सपेक्टेड डेट होती है वो नहीं हो पाती है। जैसे स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जो इंडियन मानसून्स का एग्जैक्ट नोमेनक्लेचर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। इसके लिए कई सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किया है, दैट सो दैट दे कैन स्टडी अबाउट द इंडियन मानसून इन ए स्टूडेंट। नाउ हम लोग जो पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल है उसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं जो बेसिकली इस फिनोमेना में होता क्या है। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा। जो एक कंपोनेंट है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन पार्ट हो गया और दूसरा जो है वो ईस्टर्न इंडियन ओशन पार्ट हो गया। जो ईस्टर्न इंडियन ओशन पार्ट में क्या क्या कौन कौन सा कंट्री आएगा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इस इधर जो है बेसिकली क्या आएगा, सोमालिया कोस्ट। हाँ, तो अब हमें ये देखना है जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन कंपोनेंट है और एक तरफ ईस्टर्न इंडियन ओशियन है। तो अब अभी क्या होगा, जो पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन प्रिवेल होगी और यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल होगी। अब ना तब ये सवाल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस में बी दैट द व्हाई देयर इज ए लो प्रेशर इन दिस एरिया एंड व्हाई देयर इज अ हाई प्रेशर इन दिस रीजन। तो इसमें ऐसा है जो उस समय में क्या होता है, जो ईस्टर्लीज के कारण जो विंड फ्लो करती है जो ईस्ट से वेस्ट के कारण ये वार्म ओशियन करंट को ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन की तरफ ट्रांसफर करता है, जिसके कारण वार्म एयर का प्रेशर, वार्म एयर यहाँ ज्यादा रहता है और वार्म एयर इज इक्विवेलेंट टू द लो प्रेशर एरिया। तो ये इसी कारण से पॉजिटिव फेज ऑफ जब इंडियन ओशियन डाइपोल होगा उसमें क्या होगा, वेस्टर्न इंडियन ओशियन का जो कंपोनेंट है वहां पे लो प्रेशर होगा और जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन का कंपोनेंट है वहां पे हाई प्रेशर रहेगा। और जब हाई प्रेशर कंडीशंस रहेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, ड्राइनेस रहेगा और उसके कारण वही फॉरेस्ट फायर और ये सब जो कंडीशंस प्रिवेल करती है उसका यही कारण होता है जो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन रहता है। तो ये जो है इसको कहते हैं पॉजिटिव फेज ऑफ द इंडियन ओशियन डाइपोल। अब एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल है वो हमेशा नहीं लेकिन वो ज्यादातर टाइम जो है वो अल नीनो का जो कंडीशंस जब प्रिवेल होती है उसी समय में ये भी डेवलप होता है। तो जब हम लोग अल नीनो के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग और अच्छे से वी विल फाइंड आउट दैट हाउ बोथ आर द पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल और अल नीनो आर रिलेटेड। सो बेसिकली till now what we have understand that western indian ocean component, western indian ocean का जो पार्ट है, इंडियन ओशियन पार्ट है वहां पे और बेसिकली जो सोमालिया वाला रीजन है वहां पे लो प्रेशर डेवलप होगा इन पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल और इसके कारण इस रीजन में क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉजिटिव फेज ऑफ द इंडियन ओशियन डाइपोल को समझने के लिए। नाउ नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द निगेट। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव फेज ऑफ द आईओडी एंड द नेगेटिव फेज ऑफ द आईओडी के बारे में स्टडी किया। तो बेसिकली जो ये दोनों फिनोमेना है, चाहे वो पॉजिटिव फेज हो या नेगेटिव फेज हो,
वो बेसिकली प्रिवेलिंग विंड कंडीशंस जो है उसके कारण होता है। जैसे पॉजिटिव आईओडी के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था, तो हम लोगों ने ये बात किया था जो ईस्टर्लीज विंड के इन्फ्लुएंस के कारण ये ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है। और जब नेगेटिव आईओडी के बारे में जब हम लोगों ने बात किया, तो वो उसका कारण क्या था? जो वेस्टर्लीज विंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो अब कभी ये वेस्टर्लीज विंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कभी यहाँ ईस्टर्लीज विंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है? उसके बारे में अभी तक साइंटिफिकली एक प्रूवन थ्योरी नहीं आई है। तो ये लेकिन अभी तक बस ये पता चला है जो ये यहाँ पे ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है और यहाँ पे वेस्टर्लीज विंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। और जब नेगेटिव फेज ऑफ आईओडी है, वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया या ईस्टर्न इंडियन ओशियन के कंट्रीज हैं, ईस्टर्न इंडियन ओशियन के कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, इंडोनेशिया, उनके लिए अच्छा है क्योंकि ये हैवी रेनफॉल लेके आती है। तो इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव फेज ऑफ आईओडी उनके लिए ज़्यादा प्रिवेलिंग है और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वही जो पॉजिटिव फेज में हम लोग जब जाएँगे, तो वहाँ पे ड्राई कंडीशंस होते हैं और उसके बाद ड्राई कंडीशंस प्रिवेल होता है, जिसके कारण बुश फायर और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर है, वो कंडीशंस प्रिवेल होती है और ड्राउट की कंडीशंस प्रिवेल होती है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जब हम लोग जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन कंपोनेंट की बात करते हैं, तो जब ये पॉजिटिव फेज ऑफ आईओडी है, वो ज़्यादा अच्छा है वेस्टर्न इंडियन ओशियन के रीजन के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है वो इंडियन मॉनसून्स को और स्ट्रॉन्ग करती है और उसके अलावा ये जो उस एरिया में है, रेन के कंडीशंस को भी प्रिवेल करती है। क्योंकि जो पॉजिटिव फेज ऑफ आईओडी है, उसमें क्या होगा? ईस्टर्न इंडियन ओशियन कोस्ट पे क्या होगा? लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल होगा और वो जो है उस एरिया में स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न इंडियन ओशन के एरिया के रीजन है, वहाँ पे रेनफॉल का कंडीशंस को प्रिवेल करेंगी। और जो अल के कंडीशंस फॉर्म होता है, जो कि रेनफॉल के लिए हिंड्रेंस का कार्य करता है। तो ऐसे ही कंडीशंस में जो पॉजिटिव फेज ऑफ आईओडी है, वो ईस्टर्ली वेस्टर्न इंडियन ओशियन का रीजन है, उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स विल गो to the basically a major bigger component, that is the El Nino southern oscillations and the little gird. So basically, what is the meaning of this little gird and the El Nino southern oscillation? So basically, El Nino southern oscillation is the similar to the Indian Ocean dipole, but only important criteria is the reason that the region of this weather conditions is very large. So its influence is very large. It is and also it is mainly prevalent in the Pacific Oceans. So it is mainly prevalent in the Pacific Ocean, and then it is a large weather phenomena. So these are the two of the features of the El Nino southern oscillations, and then basically, and also it is basically the temperature difference between the Indian Ocean, and it also related due to the result of the atmospheric fluctuations overhead. Now we will discuss about the El Nino southern oscillations. Actually, El Nino southern oscillations has a three component. One is the El Nino, basically that is called as a little boy in Spanish. The word El Nino is a Spanish word which means actually little boy. Similarly, there is a other phenomena which is La Nina, which basically means the little girl. And the third phases is the neutral. So this southern oscillations has their three phases. One is El Nino, one is La Nina, and the third one is the neutral phase. So a student, we are going to discuss all the three components or all the three phases of the El Nino southern oscillations in the detail. Like as we have discussed about the Indian Ocean dipoles has a three component, like the positive Indian Ocean dipole, negative Indian Ocean dipoles, and one other is the neutral Indian Ocean dipole. Similarly, that in El Nino ENSO, El Nino southern oscillations has also three component or the three phases or three stages, which are El Nino, La Nina, and the neutral stages of the southern oscillation. ये जो न्यूट्रल फेज ऑफ अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस है, तो इसका जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो वन पार्ट इज दैट ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस
और ये हो गया वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो अब ये न्यूट्रल फेज ऑफ जो अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बताएँगे जो कैसे ये फिनोमेना काम करती है। तो ये अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस जो ये कंपोनेंट है, ये इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा जो है वो ईस्टर्लीज़ विंड का रहता है। तो ईस्टर्लीज़ विंड के कारण विंड का फ्लो जो होगा ईस्ट टू वेस्ट साइड में रहेगा। ये ईस्ट टू वेस्ट साइड में, तो यहाँ पे जो ये ओशियनिक पार्ट है, यहाँ पे जो वार्म वाटर है, वो ईस्टर्लीज़ के इन्फ्लुएंस के कारण वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस के साइड में फ्लो करेगा। तो इसके कारण ये इधर वार्म वाटर आ गया इधर से मूव करके, और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस खाली हुआ उसके कारण नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो अपवेलिंग करेगी, और इस फिनोमेना को अपवेलिंग भी कहते हैं। और ये कोल्ड वाटर के ऊपर आने के कारण यहाँ पे क्या कंडीशन प्रिवेल होगा, हाई हाई प्रेशर कंडीशन। और ये जो वार्म वाटर है वो इस साइड में आ जाने के कारण यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर कंडीशन होगा। तो ये जब जब न्यूट्रल फेज ऑफ ये अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस होगा, उसमें क्या होगा, एक नॉर्मल लो प्रेशर कंडीशन के कारण इस एरिया में रेनफॉल होगा। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ये रीजन है, उसमें नॉर्मली लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल होता है, और उसके कारण देयर विल बी द रेनफॉल एंड इट इज गुड फॉर देयर एग्रीकल्चर। बट ये जो इधर ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जो इसका कोस्ट है, इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर कंडीशंस होंगे, और वो उसके कारण वहाँ पे ड्राउट जैसा कंडीशंस रहेगा। तो ये नॉर्मल न्यूट्रल फेज ऑफ अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। लेकिन जब यही कंडीशन सेम टू सेम ये इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो उस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं ला नीना। जब ये सेम कंडीशंस जब काफ़ी इंटेंसिफाइड हो जाएगा, तो उस कंडीशंस को हम ला नीना कहते हैं। और उस केस में जो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, और ये जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियंस के कंट्री हैं, जहाँ पे जो ये जो इस एरिया में है ड्राउट जैसा कंडीशंस रहेगा। तो ये दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज़ ए ला नीना, एंड जो नॉर्मल केस है उसमें इट इज़ कॉल्ड एज़ ए न्यूट्रल फेज। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक और कंपोनेंट समझेंगे, उसे कहते हैं अल नीनो फेज, जो कि ला नीना का जस्ट अपोजिट होता है। और ये जो अल नीनो का जो फेज है, उसको भी हम लोग वी विल डिस्कस इन द डिटेल। तो सिमिलरली उसको क्या करना है, वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। वन इज द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कंट्री, एंड दिस इज द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन कंट्री। अब ये ला नीना फेज में क्या होता है, जो ईस्टर्लीज विंड है, वो ईस्टर्लीज विंड जो है वो उतना प्रिवेल नहीं करता है। उसके कारण यहाँ से वार्म वाटर का फ्लो जो है वो इस साइड में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके कारण वार्म वाटर इधर से मूव नहीं कर पाता है, और ये इधर ही रहता है। तो यहाँ पे वार्म वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, तो इसके कारण वार्म वाटर इधर ही रह गया। तो यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन हो गया, और ये वार्म वाटर यहाँ पे कोल्ड वाटर पहले से ही प्रिवेलेंट था, तो यहाँ पे हाई प्रेशर के कंडीशन प्रिवेल्ड हो गया। तो ये जो अल नीनो का जो फेज है, उसमें क्या होगा, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के कंट्री है, जो साउथ अमेरिका के कंट्री है, चिली, अर्जेंटीना और ये सब एरिया जहाँ पे है, वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल होगा, और उसके कारण इस एरिया में क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा। तो ये हैवी रेनफॉल जो अल नीनो के फेज में होता है, वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के कंट्री जो है, या ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के कोस्टल रीजन में है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा। लेकिन जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के कंट्री हैं, स्पेसिफिकली जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे अल नीनो के फेज में जो क्या होगा, ड्राउट का कंडीशन होगा। और ये ड्राउट के साथ-साथ यहाँ फॉरेस्ट फायर और ये सब कंडीशंस प्रिवेल करती है। तो इसीलिए अल नीनो का जो फेज है, उसमें उसमें क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस प्रोवाइड करता है। जो ईस्टर्लीज़ है वो इतना इंटेंसिफाइड नहीं होता है, इसके कारण यहाँ से वार्म वाटर का मूवमेंट जो है ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ नहीं होता है। उसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहा है। तो ये हाई प्रेशर बनने के कारण यहाँ पे ड्राउट का कंडीशन होगा, और ये फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्स होगा अल नीनो के फेज में। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, ला नीना के फेज में, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की कंट्री है, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर कंडीशंस रहेगा। और यहाँ पे जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया और जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या रहेगा, लो प्रेशर कंडीशंस रहेगा। दैट इज इन द केस ऑफ द ला नीना, और अल नीनो में जस्ट उसका अपोजिट रहेगा। तो बेसिकली अभी तक, हाँ, तो ये लानीना का फेज जो है, जो इसे हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, देन वी कैन से दैट पैसिफिक ओशियंस के द वेदर कंडीशंस कैन बी स्विच्ड बिटवीन थ्री कंपोनेंट। वन इज द न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल अल नीनो साउदर्न स्पेसिफिकेशन, साउदर्न ऑसिलेशंस, एंड देन second one is El Nino phase, and then the third one is that La Nina phase. So these are the three weather conditions under which Pacific Ocean
पैसिफिक ओशियंस वाटर सर्कुलेशंस हैपेंस, और इस तरह से ये जो है इनके बीच में लालिना अलिनो और न्यूट्रल फेज के बीच में ये वेदर कंडीशन स्विच करते रहते हैं, और ये इसका ड्यूरेशन 2 to 7 ईयर हो सकता है। जैसे ये 2022 से 2023 तक क्या रहा, लानिना का स्टेज रहा, फिर जून 2023 से 2024 के बीच में अलिनो का स्टेज रहा। Now, students, we will discuss about the weather model predictions. तो हम लोगों ने अभी तक we have discussed that from the 2020 22 23 it was the La Nina phase, and after that 2023 to 2024 June it was a El Nino phase. Now the things are that from the June it has from the June 2024 it has moved to the next phase, which is the neutral stage of the neutral stage of this weather condition. After that, as per the there is a discussions going on, or there is a predictions that from the neutral state it will move to the La Nina stage, and that will be between the August and the October. So as we have discussed in the initial stage, that these are the conditions that the La Nina stage, its conditions will prevail from the August to October. So ये लानिना का जो स्टेज होता है उसमें एवं नॉर्मल रेनफॉल होगा, जैसे इस महीने अगस्त के महीने में ही एवव एवरेज रेनफॉल हुआ है। तो इसके लिए कई तरह के इसके लिए ये कहा जा रहा है जो इट वाज मे बी द ड्यू टू द रीजन ऑफ द लानिना स्टेज ऑफ द इंडियन मानसून। और ये लानिना के स्टेज के प्रिवलेंस के कारण, ये और लानिना के इफेक्ट के कारण इंडियन मानसून में due to that La Nina phase, there is a above average rainfall. So, student, now we are on the verge of completion of this topic. So, basically, we have discussed about the. Now we will wrap up this one. So, basically, in this video lectures, we have discussed about the Indian Ocean dipole. Then we will discuss. Then we have discussed about El Nino Southern oscillations, and then we have discussed about why there is a delay in the La Nina stage, or why our weather predictions models are not so much accurate to decide that the to define the exact date of entry of the La Nina stages. So ये कुछ कारण थे जिसके बारे में हम लोगों ने आज के सेशंस में डिस्कस किया इंडियन ओशियन डाइपोल, जिसमें हम लोगों ने बात किया पॉजिटिव और नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, फिर अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस के 3 कंपोनेंट, ला नीना, अल नीनो, एंड देन न्यूट्रल फेज। फिर हम लोगों ने ये बात किया जो लानिना का एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मे बी द इनिशियल डेज ऑफ द अगस्त और मे बी द सितंबर इट विल स्टार्ट, और इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द इंडियन मानसून। और जो ये जो इवन फॉर द विंटर रेनफॉल इट कैन इंटेंसिफाइड, और साइक्लोनिक एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी इंटेंसिफाइड। सो दीज आर द सम ऑफ द टॉपिक्स और सम ऑफ द थिंग्स वी हैव discussed in this class or in this lecture. So from tomorrow also we will discuss one of the important topic which will prevail in the newspaper from the current issue. All the best. Good night.